Good morning, students. Today we will start our new chapter, Geography 5th chapter, Major Domains of the Earth. बेटा आज हम अपना Geography का 5th chapter स्टार्ट कर रहे हैं, Major Domains of the Earth. इसके अंदर हम क्या डिस्कस करना है कि जो हमारी अर्थ है उसके जो मेजर बड़े बड़े जो डोमेन्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके अंदर क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, जो हमारा अर्थ है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी के अंदर हमारा अर्थ जो है उसके सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है। जो लाइफ पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है, वो क्यों है? प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों चीज़ की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर लाइफ संभव है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये तीनों मिलकर क्या है, बड़े बड़े मेजर डोमेन्स को तैयार करते हैं, जिन्हें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और इन जहाँ पर ये तीनों ही मेजर डोमेन्स मिलते हैं वहाँ पर फोर्थ डोमेन, नया डोमेन तैयार होता है, उसे बायोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लिथोस्फेयर। देखो, लिथोस्फेयर होता है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर लैंडी एरिया होता है। जो लिथो वर्ड है उसका अर्थ होता है रॉक्स, रॉक। तो जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो लिथोस्फेयर कहलाता है, जो पत्थरों से, चट्टानों से और मिट्टी से बना है। और इसके अंदर जो मिट्टी है वो, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधों को लाइफ मिलती है। और इसमें जो क्रस्ट होता है वो इसकी सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है अर्थ की। इसे आगे अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी जो अपर लेयर है उसे कॉन्टिनेंटल रॉक कहा जाता है, जिसे सियाल बोला गया है। इस सियाल के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके अलावा जो हैवियर लोअर लेयर होती है, जो नीचे रहती है, उसे सीमा कहा गया है। और सीमा के अंदर मैग्नीशियम जैसे मिनरल सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। इसके अलावा जो ओशियंस होते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो वाटर का जो लेवल होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है, सेम होता है, इसीलिए इस कारण इस लेवल को सी लेवल बोला जाता है। द हाइट और डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर किसी सबसे ऊंचाई और जो सबसे नीचा पार्ट होता है उसको सी के लेवल के अकॉर्डिंग ही मेज़र किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, जो 8848 मीटर है, वो सी लेवल से ही मेज़र की गई है। और इसी प्रकार से हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में है, और इसकी डेप्थ 11,022 मीटर है, जो सी लेवल से मापी गई है। आगे है सरफेस ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ का सरफेस है बेटा, वो स्मूथ नहीं है, वो इक्वल नहीं है, इवन नहीं है, वो कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। तो यहाँ इसके ऊपर अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। तो ये सारे सी लेवल के अकॉर्डिंग कोई स्थान ऊपर है, कोई नीचे है। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और इन्हीं सभी को लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। और इसके अलावा जब हम सैटेलाइट से हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो जो हमारी अर्थ है वो मोस्टली इसका जो पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। और इसके अलावा बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जिन्हें कॉन्टिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कॉन्टिनेंट्स। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर 7 बड़े बड़े मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे संसार में, और जिन्होंने 29% एरिया को हमारी अर्थ पे कवर किया हुआ है। ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इनके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम इनमें से एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जो एशिया है वो सभी 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा है, और इसने हमारी अर्थ के 1/3 पार्ट को घेरा हुआ है। और यह यूरोप से जब अलग होती है तो ये यूराल माउंटेन, यूराल रिवर और कैस्पियन सागर के द्वारा अलग होती है। और जहाँ पर एशिया और यूरोप का बड़ा लैंड मास कंबाइन होता है उसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। जो एशिया है वो ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया कॉन्टिनेंट से ही पास होती है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इससे
अफ्रीका से इक्वेटर इसके मिडिल से पास होती है। और जो अफ्रीका है उसका मैक्सिमम एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और यह एशिया से जब सेपरेट होता है तो वहाँ स्वेज नहर के द्वारा ये एशिया से सेपरेट होता है। और एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों एक साथ पास होती हैं। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट और सबसे गर्म जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही होकर निकलता है। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो चारों साइड से ओशन और सी से घिरा हुआ है। आगे आता है बेटा यूरोप। जो यूरोप है वो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यह एशिया के वेस्ट में स्थित है और इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। ये चारों ओर से वाटर बॉडी, 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है और यह ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। और बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो यूरोप कॉन्टिनेंट में ही स्थित हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यह साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप्स से जुड़ा हुआ है जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। और इसका मोस्टली जो पार्ट है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और यह नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से, ईस्ट में अटलांटिक ओशन से और वेस्ट में पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। और जो मिसिसिपी रिवर है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी रिवर है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका मोस्टली जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। और यह चारों तरफ से पैसिफिक ओशन से वेस्ट साइड में घिरा हुआ है और नॉर्थ में ये अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। और जो एंडीज पर्वतमाला है वो जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और अमेजन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है वो दोनों ही साउथ अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। यह सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और यह सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। यह चारों साइड से ओशन और सी से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। नेक्स्ट है बेटा एंटार्क्टिका। जो एंटार्क्टिका है वो बहुत जो साउथ के अंदर, साउथ में जितने भी कॉन्टिनेंट उनमें सबसे बड़ा एंटार्क्टिका है। यह इतना बड़ा है कि अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को कंबाइन कर दिया जाए तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और इसे वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह परमानेंट आइस से कवर है, आइस से ढका हुआ है। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ नहीं है यहाँ पर। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ रिसर्च सेंटर स्थापित किए हुए हैं और हमारे भारत के जो रिसर्च सेंटर हैं उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आगे आता है बेटा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर देखिए, जो हाइड्रोस्फीयर है वह उसके अंदर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ जैसे सीज, ओशियंस, रिवर, पॉन्ड्स ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाती है। इसके नाम से ही पता लगता है हाइड्रो मतलब वाटर। तो इसी कारण जो अर्थ है उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो मोस्टली पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। और मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर, और जो अर्थ का जो 97% पानी है वो ओशियंस में और सीज में प्रेजेंट है। लेकिन ये साल्टी है, ये हमारे यूज़ के लिए नहीं है, हमारे ड्रिंक के लिए नहीं है। हमारे ड्रिंक के लिए केवल 3% जो वाटर है वही हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट के रूप में हमारी अर्थ के ऊपर है। तो जो फ्रेश वाटर है वो हमें बहुत ही कम मात्रा में है, इसलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। आगे है बेटा ओशियंस। ओशियंस देखिए, जो ओशियंस है वो बहुत ही बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं जो हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट बनाती हैं। जो ओशियंस है वो हमेशा उसके अंदर हवाओं, वेव्स, लहरें आती रहती हैं, टाइड्स आते रहते हैं, ओशियन करंट्स आते रहते हैं। इस वजह से इसका पानी हमेशा मूव करता रहता है। और 5 बड़े ओशियंस हैं हमारी अर्थ के ऊपर: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन। आगे बेटा टेम्परेचर ऑफ ओशियन। जो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ घटता रहता है फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम वेयर इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इन पोलर रीजन। जो पोलर क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। जो टेम्परेचर ओशियन का जो टेम्परेचर है वो डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और जो ओशियन का वाटर है वो मोस्टली साल्टी है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता रहता है तो वो भी चेंज होता रहता है। और जो मोस्ट सैलाइन वाटर बॉडी होती है उसे डेड सी के नाम से जाना जाता है। और जो स्मॉल बॉडी ऑफ ओशियन वाटर है जो चारों साइड से लैंड से घिरा हुआ है उसे गल्फ घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा पैसिफिक ओशियन। जब पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, 5 ओशियन में सबसे बड़ा जो पैसिफिक ओशियन है, यह हमारे
हमारी अर्थ के 1/3 पार्ट के ऊपर फैला हुआ है, और पैसिफिक ओशन का जो मैरियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, जिसकी डेप्थ 11,022 मीटर है। और जो पैसिफिक ओशन है वो सर्कुलर शेप में हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है इसने, और यह एक सर्कल के रूप में ये बेल्ट के रूप में इसने हमारी अर्थ को घेरे हुआ है। और जितने भी वो एक्टिव वोल्केनोज होते हैं वो पैसिफिक ओशन की बेल्ट के आसपास ही पाए गए हैं, जिन्हें रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के चारों तरफ इसने घेरा बनाया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा अटलांटिक ओशियन। जो अटलांटिक ओशियन वो एस शेप में होता है, इसकी शेप इंग्लिश के लेटर एस के जैसी होती है। यह सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, और यह अमेरिका और वेस्ट अमेरिका के वेस्ट और अफ्रीका और यूरोप के ईस्ट तक फैला हुआ है। और जो अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंडेड है, सबसे हाईली इंडेंडेड है। और इस टाइप का जो इरेगुलर और इंडेंडेड कोस्ट लाइन होता है वह फेवरेबल लोकेशन देता है नेचुरल हार्बर्स के लिए। और जो कमर्शियल रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट ओशियन है वो भी अटलांटिक ओशियन ही है। जो अटलांटिक ओशियन है यह साइज में पैसिफिक ओशियन का बिल्कुल हाफ है, लेकिन इसके चारों साइड कोई भी वोल्केनोस इसके किनारे तक नहीं आ पाते हैं, और इस प्रकार से इसे मिड अटलांटिक रिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में देखिए, जो इंडियन ओशियन है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ओशियन है। यह कन्याकुमारी से लेकर सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज़ मेनलैंड टू अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। और यह केवल एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम हमारे मतलब किसी देश के नाम पर पड़ा है। और इस डीपेस्ट पार्ट ऑफ दिस ओशियन, इंडियन ओशियन का जो सबसे डीपेस्ट सबसे गहरा पार्ट है वो है जावा ट्रेंच। इसे सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी डेप्थ है 7,450 मीटर है। और इस शेप की जो इस ओशियन की जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, और यह चारों साइड से नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और जो इंडिया है वो इसके हेड के ऊपर यानी कि इसके सिर के ऊपर हमारा भारत स्थित है। नेक्स्ट आता है बेटा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन में देखिए यह सबसे छोटा और सभी ओशियंस में सबसे छोटा ओशियन है, और यह आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में स्थित है। और यह केवल एक ऐसा ओशियन है जिसमें कोई ट्रेंच नहीं है, कोई मतलब गड्ढा नहीं है, इसका कोई गहराई डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। सर्दियों में इट इज़ अ डेड ओशियन, यह बिल्कुल डेड मतलब पूरी तरह से इसका जो पानी है वो फ्रोज़न हो जाता है, जम जाता है। और गर्मियों में इसके अंदर जो फ्लोटिंग आइसबर्ग्स विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर पासिंग शिप्स, और गर्मियों में क्या है यहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग्स हो जाते हैं, तैरते हुए आइसबर्ग्स जो शिप्स के पास पासिंग शिप्स मतलब जब शिप्स आती जाती है तो उसके लिए बहुत डेंजरस होता है। और इट इज़ कनेक्टेड पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है एक छोटे से नैरो स्ट्रेच के द्वारा, जिसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। आगे बेटा एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन इज़ ऑफन रेफर टू सदर्न ओशियन, इसे सदर्न ओशियन भी कहा जाता है। और यह 4th लार्जेस्ट ओशियन है। इसका जो मोस्टली पार्ट है वो बर्फ़ से जमा रहता है पूरे साल, और जो ट्रैवल है ट्रेड है यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। आगे ये आपका था बेटा ओशियंस का। नेक्स्ट आपकी हमारी हेडिंग आती है सीज़। सीज़ में देखिए समुद्र, दीज आर सॉल्ट वाटर बॉडीज़ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर जो सोल्टी वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें सीज़ के नाम से जाना गया है। दीज आर स्मॉलर दैन द ओशियंस, यह ओशियन से छोटी होती हैं, और इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपन सीज़ एंड इनलैंड सीज़। ओपन सीज़ देखिए क्या होती है बेटा, ओपन सीज़ आर लिंक टू देयर रेस्पेक्टिव ओशियंस। यह है ओपन सीज़ जो होती है वो ओशियन से जुड़ी होती हैं, और इनलैंड सीज़ आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। लेकिन जो इनलैंड सीज़ होती हैं वो चारों साइड से लैंड एरिया से घिरी हुई होती हैं, और इनके आसपास कोई भी ओशियन नहीं होता है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर। जो हाइड्रोस्फेयर उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नॉन एज वाटर साइकिल। जो वाटर है वो वाटर साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इस साइकिल के अंदर जो वाटर होती है दैट इज़ लॉस्ट बाय इवापोरेशन
फ्रॉम द ओशियन। सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, जो समुद्र हैं, बड़े बड़े सीज हैं, जब वो सन की रेज उन पर पड़ती है तो उससे जो पानी है वो इवोपरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। रिटर्न्स टू द अर्थ, वो वापस घूमकर फिर से अर्थ के ऊपर आ जाता है। किसके थ्रू? रेन, हेल, स्नो के द्वारा, और जो क्या है एक्चुअल में फ्रेश वाटर ही होता है। द वाटर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर डिसाइड द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। जो किसी भी एरिया का जो पानी है वो वहाँ के वेदर कंडीशन को शो आउट करता है। वी ऑल्सो गेट फूड इन फॉर्म ऑफ फिश, सॉल्ट एंड सी वीड फ्रॉम ओशियंस। और हम ओशियन से ही फिशेस, सी वूड्स के रूप में हम खाना प्राप्त करते हैं। दे प्रोवाइड द साइट्स ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। कोल्ड करंट्स फ्रॉम द ओशन कूल डाउन द कोस्टल लैंड। समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो भी ठंडे हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर देखिए, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ को हमारे चारों तरफ से जिस एयर ने, जिस हवा ने घेरा हुआ है कंबल के रूप में, उसे एटमॉस्फेयर का नाम दिया गया है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो हवा का ये पतला कंबल है, ब्लैंकेट है, वो क्या है हमारी अर्थ का इंटीग्रल पार्ट है। और इट इज़ नॉट ओनली प्रोवाइड अस एयर, ये हमें बल्कि हवा नहीं देती है दैट वी ब्रीथ बट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, बल्कि ये हमें जो सन की तरफ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उससे हमें सेव करती है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, जो एटमॉस्फेयर है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। और जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वो हाइट के अकॉर्डिंग हर जगह अलग अलग होती है। इट इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल, ये सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हाइट के अकॉर्डिंग क्या डिक्रीज़ होती जाती है। और जो टेम्परेचर इंक्रीज, जो टेम्परेचर वो बढ़ता है विद इन हाइट टिल 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो एटमॉस्फेयर है वो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो जो हवा मूव करती है उसे विंड कहा जाता है। आगे बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए, एटमॉस्फेयर की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं। एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज मिक्स होती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और इसके अलावा और बहुत सारी गैसेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन भी होती हैं। और ये सारी जो गैसें होती हैं लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द, ये लगभग क्या है अर्थ के सरफेस के आसपास ही राउंड लगाती रहती हैं। और ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, और जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और जो CO2 है और नाइट्रोजन है वो प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जो CO2 है वो हीट को, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से जो रेडिएशंस आती हैं उसमें से हीट को अब्जॉर्व करती है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर होती है जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो हमें हर सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें सेव करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है ऑल्सो प्रोवाइड अ मीडियम फॉर साउंड टू ट्रैवल, इससे हमें ट्रैवल साउंड भी प्राप्त होता है। लास्ट है बेटा आपका बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर वो ऐसा जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है जो हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर वेरीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स। हमारी अर्थ के ऊपर छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एलिफेंट्स तक सभी इसके अंदर आते हैं, बायोस्फीयर में ही आते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके अंदर ह्यूमन बींग्स भी हैं जो हम सभी क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो 3 मेजर जो डोमेन्स है अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो नया बायोस्फीयर बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार से अगर प्लांटों को कट किया जाएगा तो उससे क्या है जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म हैं उसके अंदर सभी आ गए हैं, छोटे बड़े सभी जीव जंतु, प्लांट्स और हम ह्यूमन बींग्स, हम सभी को ऊपर क्या है उस चीज़ का इफेक्ट आएगा। पोल्यूशन फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू द रिवर्स। अगर रिवर्स के अंदर पोल्यूशन की जो पोल्यूशन है
वो किस वजह से होता है, जब रिवर्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो उससे क्या है, पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन फ्रॉम पॉइजनस गैसेज ऑफ इंडस्ट्रीज से जो खतरनाक, जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उससे पोल्यूशन होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, उनसे भी एयर हमारी पोल्यूट होती है। टू इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और जब CO2 हमारे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा CO2 बढ़ जाती है, तो इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स, हर डोमेन्स के अंदर बैलेंस को टू मेंटेन द बैलेंस, हर डोमेन्स में बैलेंस बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इट इज़ असेंशियल टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो अधिक से अधिक मात्रा में रिसोर्सेज को यूज़ किए जा रहे हैं, हमें उन्हें स्टॉप करना होगा, हमें उन्हें बंद करना होगा, तभी हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, तभी हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, तभी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर ये फिनिश हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।